हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्जाम चैनल पर स्वागत है। हम लोग स्टार्ट किए थे पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू। तो आज हम लोग इसका सेट 2 नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। सेट 2 आपका कंप्लीट पॉलिटी इसके थ्रू रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है या कोई इसमें और सुधार की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। गवर्नर जनरल का ऑफिस ऑफ इंडिया कब क्रिएट हुआ था? तो ये कब क्रिएट किया गया था? ये आपको चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से क्या किया गया था? पहले क्या होते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनको इसे क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बदले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो इससे ये हुआ था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्या बना? इससे वायसराय बने थे। ठीक है ना। इससे वायसराय का फॉर्मेशन हुआ था, पोस्ट का फॉर्मेशन था। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत आसान क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस? अब देखो, इसमें कोई इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है। कब कब घोषणा कब की? कब घोषणा की कि हम भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे? तो वो कब घोषणा किए थे? 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन आता कि कब तक सत्ता हस्तांतरित करने का घोषणा किया था, कि डेडलाइन रखा था कि इतने टाइम के तक में हम लोग सत्ता को हस्तांतरित कर देंगे, तो वो कब था? 30 जून 1948। यानी कि 30 जून 1948 तक, जून 1948 तक हम लोग भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। और ये घोषणा कब किया गया था? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अगला, Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रियम्बल का प्रपोज कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही प्रपोज था। इन्हीं का जो बोला था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वही क्या है? रेप्लिका, वही उसका सक्सेसर प्रियम्बल है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ये पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, बिल्कुल गलत। ये भारत सरकार अधिनियम का आधार बना गया, बिल्कुल गलत। ये कई संविधानों का मिश्रण है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो कोई संविधान, ये संविधान ओरिजिनल नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे संविधान आ चुके थे, तो ये ओरिजिनल नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या है? ये कई संविधानों का मिक्सचर है, मिश्रण है। बहुत सारे संविधानों को का स्टडी करके उसके अच्छे अच्छे जो पार्ट है उसको लेकर ये संविधान को बनाया गया है। अगला, मैच द फॉलोइंग, इनका मिलान करना है। हिंदी मीडियम के लिए इधर है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मॉर्ले सुधार, कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 से क्या आया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सॉरी आपका क्या आया था इससे? एक मिनट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या आया? आपका यहाँ पे डायरकी आया था। ठीक है ना। इससे क्या आया था? डायरकी आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या आया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्या आया? सेपरेट इलेक्टोरेट आया। और कैबिनेट मिशन प्लान से क्या आया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 से आपका डायरकी आया था। कहाँ पे? प्रोविंसेज में। ठीक है ना। क्या था? सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक रिजर्व और दूसरा अनरिजर्व। ये किसके अंदर होता था? गवर्नर और ये मिनिस्टर्स। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 से डायरकी आया था, लेकिन इससे डायरकी सेंट्रल लेवल पे लाने का बात किया गया था, लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है ना। अगला देखते हैं, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ। जो भारत में संविधान में जो हम अमेंडमेंट करते हैं, अभी तक टोटल 105 106 अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान के पैटर्न पे है? तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान के पैटर्न पे। ये कहाँ से लिया गया है? ये
साउथ अफ्रीका के संविधान के पैटर्न से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन, कहाँ हुआ था सबसे पहला संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। Who among the following chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कंफ्यूज मत होइएगा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट? फेडरल स्टेट का फीचर्स क्या है? तो द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इन गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन, इट हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, फेडरल जो स्टेट होता है इसका सबसे पहला फीचर्स क्या है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? तो ये अपने आप गलत हो गया। दूसरा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, न्यायिका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और क्या होता है? स्टेट एंड सेंटर के बीच जो है वो पावर जो है, पावर क्लियरली डिवीजन जो है वो ले डाउन होता है। ठीक है, यानी कि ये इसका आंसर सही होगा तो ओनली वन ओनली इसका आंसर होगा। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? प्रथम विदेश मंत्री, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री स्वयं जवाहरलाल नेहरू खुद इस पोर्टफोलियो को रखे थे कि विदेश मंत्री हम खुद रहेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी उनके पास था और फॉरेन मिनिस्टर का भी पोस्ट स्टार्टिंग में उनके पास ही था। अगला, निम्न से किसके अधीन भारत के संविधान का पहला मसौदा अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के कार्यकाल की सलाहकार शाखा द्वारा तैयार किया गया था? तो ध्यान रखना, इसमें सलाहकार शाखा बोल रहा है, तो सलाहकार कौन थे? BN राव। तो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा ना, तो ये BN राव के द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया जाएगा? BN राव के द्वारा किया गया था। अगला, which one among the following is a fundamental duty of the citizens under the Constitution of India? Constitution of India का फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है? तो ये कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी बताओ? फंडामेंटल ड्यूटी कितने टोटल? 11 हैं। ठीक है, सबसे पहले किसे आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है ना। 42वां संवैधानिक संशोधन एक्ट 1976 से आया था, उसमें 10 था, अभी टोटल कितना है? 11 है। तो इसका आंसर क्या है? ये है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कभी भी अगर आपको राष्ट्र सेवा के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जाना है। ठीक है ना, अगर कभी भी राष्ट्र सेवा के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको जाना होगा और देश को डिफेंड करना होगा, देश को सुरक्षित रखना होगा। अच्छा, इसमें एक और ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? 11वां नंबर का कब ऐड किया गया है? इसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 से कभी क्या इसमें ऐड किया गया है? एजुकेशन टू चाइल्ड और वर्ड। क्या 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है ना, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन दिलवाना सबका कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है। ठीक है ना। अगर हम सारे 11 अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का बात करें तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? आपका सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? सबसे पहला है कि हमें भारतीय संविधान को रिस्पेक्ट करना है, भारतीय संविधान को मानना है और उसके आइडियल, उसके इंस्टीट्यूशंस, आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सबको क्या करना है? रिस्पेक्ट करना। दूसरा क्या है? जो नेशनल स्ट्रगल में
नेशनल स्ट्रगल में जो फ्रीडम के नेशनल में जो भी भाग लेते हैं उनके आइडियल को चेरिश करना है, उनको फॉलो करना है। ठीक है। तीसरा क्या है, भारत के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना है, इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना। चौथा क्या है, चौथा आपका ये है 4th नंबर पे, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है। 5वां क्या है, हार्मोनी प्रमोट करना है। 5th नंबर पे क्या है, प्रमोट हार्मोनी। ठीक है ना, कॉमन ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा, एकता, ये सारा कुछ प्रमोट करना है। अगला क्या है, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको बचाना है, प्रिजर्व करना है, वैल्यू करना है। ठीक है। 7वां क्या है आपका, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, जैसे आपका रिवर्स, लेक से सारा कुछ है, वाइल्ड लाइफ है सबको। ठीक है ना। 8वां क्या है, 8वां में है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, विज्ञान के प्रति हम लोग को ज्यादा जाना है, हम लोग को डेवलपमेंट करना है, विज्ञान के प्रति हम लोग को ज्यादा उत्सुक रहना है। उसके बाद अगला क्या है, 9वां में है सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे आजकल क्या करता है, लोग हंगामा करता है तो सबसे पहले क्या करता है, लोग को अगर कोई चीज पसंद नहीं आता है, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, गवर्नमेंट को इलाते हैं, तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करते हैं। ठीक है ना, स्ट्राइक के नाम पे पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी का तहस नहस कर देते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे बनाया जाता है, आपके ही पैसे से, आपके ही टैक्स से ये सब कुछ बनाया जा रहा है। तो यही लिखा गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके ही पैसे से इसको बनाया जा रहा है। 10वां क्या है, सबको एक साथ लेकर चलना है और सबको सफलता दिलवाना, सबके एक साथ चलना है, सबकी सफलता में आप भी शामिल होइए और सबको सफल होने में हेल्प कीजिए। और 11वां आपका क्या है, एजुकेशन। तो ये 11 टोटल क्या है, 11 आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू, सबसे पहले किसके रिस्पॉन्स में डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो आपको याद होगा नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट किसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, तो साइमन कमीशन। ठीक है ना, जब साइमन कमीशन आया था, लोग पूरा इंडिया में स्ट्राइक किए थे, साइमन गो बैक, तो इसी समय चैलेंज दिया था कि आप खुद से एक संविधान बनाकर दिखाओ। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो यही नेहरू रिपोर्ट के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, किसके रिस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, तो ये साइमन कमीशन। ठीक है। अगला देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स इन इंडिया इन कैटेगरीज A, B, C, D इन द ईयर 1950 में स्टेट कितने कैटेगरी में थे, 4 में थे, A, B, C और D में थे। ठीक है ना। तो इन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, कैटेगरी ए स्टेट के एग्जीक्यूटिव कौन थे, चीफ कमिश्नर। राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट और गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी स्टेट। उसके बाद दूसरा क्या है, राज प्रमुख हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, चीफ कमिश्नर हेड ऑफ कैटेगरी बी एंड सी स्टेट, गवर्नर हेड ऑफ कैटेगरी डी स्टेट। गवर्नर हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, राज प्रमुख बी स्टेट, चीफ कमिश्नर सी एंड डी स्टेट। गवर्नर हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, चीफ कमिश्नर बी स्टेट और राज प्रमुख सी एंड डी स्टेट। इसको हम हिंदी मीडियम के लिए भी देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। मुख्य आयुक्त श्रेणी ए राज्यों के कार्यकारी प्रमुख थे, राज प्रमुख श्रेणी बी राज्यों के और राज्यपाल श्रेणी सी तथा डी राज्यों के। दूसरा स्टेटमेंट में क्या है, राज्य प्रमुख श्रेणी ए राज्यों के, मुख्य आयुक्त श्रेणी सी राज्यों के और राज्यपाल श्रेणी डी राज्यों के, ये बी और सी राज्यों के। राज्यपाल श्रेणी ए राज्य के, राज्य प्रमुख श्रेणी बी राज्य के, मुख्य आयुक्त श्रेणी सी और डी राज्य के। राज्यपाल श्रेणी ए राज्य के, मुख्य आयुक्त श्रेणी बी राज्य के, राज्य प्रमुख श्रेणी सी और डी राज्य के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 16 का ये सी। राज्यपाल श्रेणी ए राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते थे, राज्य प्रमुख जो थे वो श्रेणी बी राज्य के कार्यकारी प्रमुख,
तथा मुख्य आयुक्त श्रेणी सी और डी राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते थे। इसका आंसर क्या होगा? सी। गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, राज्य प्रमुख कैटेगरी बी स्टेट और चीफ कमिश्नर कैटेगरी सी एंड डी स्टेट। ठीक है। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान सभा को प्रयोग किया गया? क्योंकि आपको याद होगा कि इसी दिन 1929 में रावी नदी के किनारे जो झंडा फहराकर जो हम लोग बनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाने का डिसीजन लिया गया था। तो इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू जी का मन था कि हम लोग 26 जनवरी को ही ये मनाए, गणतंत्र दिवस मनाए उस याद में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस कौन देने का दिया था? एम एन रॉय। एम एन रॉय को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था। ठीक है ना। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेयर, मेंबर जो थे उनका इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, वो लोग प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट होकर आए थे। डायरेक्टली बाय पीपल उन लोग का इलेक्शन नहीं हुआ था, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा उनका इलेक्शन हुआ था। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आर ट्रू? कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, नहीं डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। इट वाज बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर बेस्ड था, तो भी गलत हो गया। मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल। सेवरल, बहुत सारे कमिटीज थे, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 3 और 4, इसका आंसर 3 एंड 4 है। अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन जुलाई 1946? इसमें कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। इंडिया बिकम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, कब बना? 26 जनवरी 1950 को हम जब गणतंत्र हुए तो हम सोवरेन हो गए, हम डेमोक्रेटिक हो गए, हम रिपब्लिक हो गए, यानी कि हम संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य हो गए। और इसी में 2 वर्ड और ऐड कर दिया, क्या? सोशल और सेकुलर। सोशल एंड सेकुलर वर्ड ऐड कर किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसका आंसर क्या है? सी, 26 जनवरी 1950। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल? बाईकैमरल कौन से एक्ट से इंडियन लेजिस्लेचर बना था? तो आप याद करो कौन से एक्ट से बना था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 से इंडियन लेजिस्लेचर को बाईकैमरल बना दिया गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिशन वाज मेड बाय, प्रशासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शामिल करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें आपका सेपरेट इलेक्टोरेट भी आया था, इसमें आपका काउंसिल्स में एंट्री इंडियंस जो थे वोटिंग के जरिए दिया जाने लगा था। तो ये सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर किसमें वेस्ट किया था? तो वो गवर्नर जनरल में। किसमें? गवर्नर जनरल में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी प्रेजेंट में रेसिडुअरी पावर किसमें वेस्ट है, किसके पास है रेसिडुअरी पावर? तो ये किसके पास है? पार्लियामेंट। किसके पास है ये पार्लियामेंट के पास है। रेसिडुअरी पावर का मतलब क्या हुआ? रेसिडुअरी का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा लिस्ट, कोई ऐसा वर्ग जो तीनों लिस्ट, कौन कौन सा अभी प्रेजेंट में कौन कौन सा लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उन सब चीजों पे कोई भी कानून बनाने का एक्शन क्या किसके पास है? तो अभी प्रेजेंट में किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। लेकिन उसमें किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार 1935 के विशेषताओं में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बाईकैमरल लेजिस्लेचर। क्योंकि बाईकैमरल लेजिस्लेचर किससे आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल इसी में तो आया था ना। फेडरलिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। डायरकी एट सेंटर, बिल्कुल प्रोविंशियल डायरकी को खत्म कर दिया गया था, डायरकी एट प्रोविंसेस को खत्म करके सेंटर पे लाया गया था, लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल ऑल इंडिया फेडरेशन भी बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा कौन सा एक्ट है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए? तो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि इसी में आपका तीनों लिस्ट आया था, फेडरल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य शर्त क्या था? इस मेन स्टिपुलेशन, मेन एम क्या था? तो इसका क्या था? फेडरेशन, फेडरेशन बनाना, एक महासंघ का सुझाव भी था। और क्या था? इसके अलावा यूनिटरी फॉर्म भी था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और डायरकी भी, इसको ये तो नहीं था, लेकिन इसका मेन स्टिपुलेशन, मुख्य शर्त क्या था? तो मुख्य शर्त क्या था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड, इसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाएगा, प्रोविंसेस को पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाएगा, ये सारा कुछ। तो यही इसका मेन एम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, इसको और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और इसमें क्या ज़्यादा क्वेश्चन आपको चाहिए, अगर क्या आपको और ज़्यादा क्वेश्चन दें या इतना क्वेश्चन सफिशियंट है, कुछ अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो ईग्राम JPSC करके है, ईग्राम JPSC। आपको अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज करना है तो वो भी स्टार्ट है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए।